लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट होते हैं, मतलब है ना, लाइक जैसे तुम कोई एमसीक्यू पेपर दो, तो वो टॉपिक्स हम लोग आज करेंगे। तो तुम सब ध्यान से सुनना, सब ध्यान। हाँ हिमांग भाई, गुड आफ्टरनून। सब समझता, देखो। एक तो टेम्परेचर एंड हीट होता क्या है, देखो तुम सबको ही पता है कि टेम्परेचर होता क्या है। टेम्परेचर इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। तो आपकी बॉडी कितनी ठंडी है, आपकी बॉडी कितनी गर्म है ना, वो किससे पता पड़ता है? टेम्परेचर से पता पड़ता है। टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है केल्विन। क्या होती है? केल्विन। और हम लोग जनरली सेल्सियस भी यूज करते हैं और फ़ारेनहाइट भी यूज करते हैं। लेकिन जनरली क्या होती है अपनी, लाइक मतलब अगर तुम कोई भी फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुट करना चाहो, तो मैक्सिमम केस में हम कौन सी किस में पुट करते हैं? केल्विन में। ठीक है। और कन्वर्ट कैसे करते हैं, देखो तुम्हें पता ही होगा कि अगर मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि 27 डिग्री सेल्सियस है, तो बताओ टेम्परेचर केल्विन में कितना होगा? तो आपको क्या करना है? 273.15 प्लस 27। तो जो सेल्सियस में है उसमें 273.15 ऐड कर दो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? केल्विन में। तो ये कितना हो जाएगा? 300.15 केल्विन। तो अगर तुम्हें कभी भी टेम्परेचर सेल्सियस में दे रखा हो और अगर आपको उसको केल्विन में करना हो, तो कैसे करते हैं? जो सेल्सियस में दे रखा है उसमें 273.15 ऐड करो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? केल्विन में। एक तो ये फॉर्मूला आई थॉट से तुम्हें याद होगा, ये 9th क्लास में भी आता है कि हाउ टू कन्वर्ट सेल्सियस टू केल्विन एंड केल्विन टू सेल्सियस। तो सेल्सियस टू केल्विन कैसे कन्वर्ट करते हैं? जो सेल्सियस में है उसमें 273.15 ऐड करो, आपको केल्विन में मिल जाएगा। और फाइनली हीट। अब हीट क्या होता है? क्योंकि हम थर्मो में भी हीट ही पढ़ने वाले, तो हीट होता क्या है? तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्लो बिटवीन टू बॉडीज और बिटवीन अ बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम। इसका मतलब क्या है? सपोज करो कि आपके एक प्याली में चाय पड़ी हुई है और चाय गर्म है ना, और आपका एटमॉस्फेयर है वो ठंडा है। तो चाय से हीट निकल के कहाँ जाती है? एटमॉस्फेयर में। तो बेसिकली हीट कब फ्लो करती है? जब आपकी बॉडी और सराउंडिंग के बीच में क्या हो? टेम्परेचर डिफरेंस हो। जैसे मान लो आपकी चाय भी 20 डिग्री पे पड़ी हुई है, आपका सराउंडिंग भी 20 डिग्री पे, तो आपका हीट का फ्लो नहीं होगा। हीट का फ्लो कब होगा? जब आपका क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। और एनर्जी, हीट एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। JOULE। लेकिन याद रखना, कई जगह आपको एनर्जी कैलोरी में दे रखी होगी। तो याद रखना, 1 कैलोरी बेसिकली होता कितना है? 4.18 जूल होता है। तो लिख लो अपनी कॉपी में, 1 कैलोरी होता कितना है? 4.18 जूल होता है ना। लिख लो अपनी कॉपी में, और स्लाइड में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो कि टेम्परेचर होता क्या है। तो टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन। इसकी यूनिट मतलब और भी यूनिट क्या है? सेल्सियस भी हो सकती है, फ़ारेनहाइट भी हो सकती है। तो बेसिकली केल्विन भी है, डिग्री सेल्सियस भी है, डिग्री फ़ारेनहाइट भी है, तीन है। लेकिन ऐसा यूनिट केल्विन है ना। इंडिया में जनरली हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट भी देखते हैं। जैसे हम जो थर्मामीटर यूज करते हैं वो जनरली हम जो बोलते हैं फ़ारेनहाइट में बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना 100 डिग्री बुखार था, तो वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना। 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। 100 डिग्री सेल्सियस मतलब आपका खून बॉयल कर जाएगा। तो आप जो बोलते हो ना 100 डिग्री बुखार है, तो वो किस में होता है? फ़ारेनहाइट में होता है। और अगर तुम्हें सेल्सियस में दे रखा है तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो +273.15 ऐड कर दो। कोई डाउट है स्लाइड में तो आप पूछ सकते हो। पर ये यूनिट याद रखना कि 1 कैलोरी होता कितना है? 4.18 जूल होता है। हर्ष, कोई डाउट है? आशीष, हिमांग, विदुषी, नो सर। आसान है। अच्छा एक है ना, सेल्सियस टू केल्विन तो अपने को आसान लगता है, लेकिन कई बार ये फ़ारेनहाइट वाला भी आता है, तो ये फार्मूला लिख लो। तो टीएफ का मतलब है कि फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर है, और टी ये टीसी है, इसका मतलब है सेल्सियस में कितना है। तो लिख लो, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 180 इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस अपॉन 100। तो ये फॉर्मूला कब काम आएगा? जैसे मान लो मैंने तुम्हें दे रखा है कि यार 70 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो। तो कैसे करोगे? देखो, आपको टीएफ तो निकालना है। तो टीएफ -32 अपॉन 180, और सेल्सियस में कितना दे रखा है? 70। तो नीचे आ जाएगा 100। बस इसको सॉल्व कर लो, आपको किस में मिल जाएगा? फ़ारेनहाइट में मिल जाएगा। लिख लो इस फॉर्मूले को। तो अगर आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट करना है तो ये फॉर्मूला, सेल्सियस से केल्विन करवा था तो पिछला वाला फॉर्मूला। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। कई बार हम इसको इग्नोर कर देते हैं, क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर ही नहीं पाते। लिख लो इस फॉर्मूले को। तो TF -32/180 इक्वल टू TC/100। लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने इसको? आगे बढ़ू मैं?
यस सर। ठीक है, अब देखो तुम ध्यान से सुनो। तो वॉल्यूम एक्सपांशन कोएफिशिएंट ऑफ आइडियल गैस, और ब्रैकेट में लिखना एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर, खासकर हैतल, देवेश, तुम लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझना। हर्ष तू शायद एब्सेंट था, लेकिन ये एक फॉर्मूला मैंने इनको करवाया था कि डीवी अपॉन dt होता है वी गामा। तुम्हें याद है प्रवीर, तुम सबको, विदुषी, वंश, याद है ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें कराया था? डीवी अपॉन यस सर। dt इक्वल टू वी गामा। वी मतलब वॉल्यूम कितना है, गामा मतलब कोएफिशिएंट कितना है, वॉल्यूम एक्सपांशन कोएफिशिएंट। तो देखो आइडियल गैस के लिए हम कैसे निकालेंगे, अब तुमसे समझना। तुम सबको ये वाला फॉर्मूला पता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। वैसे देखो मेरे फिजिक्स में तो अब तक आया नहीं है, फिजिक्स में तो थर्मो हब आएगी, पर केमिस्ट्री में तुम लोगों ने शायद पढ़ा होगा। आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो वी को मैं क्या लिख सकता हूं, एनआर अपॉन पी इंटू टी। कोई डाउट तो नहीं है ये इक्वेशन? पीवी इक्वल टू एनआरटी है, वी को मैं क्या लिख सकता हूं, एनआर अपॉन पी इंटू टी। तो इस टी को नीचे लेके जाओ, तो वी अपॉन टी को अपन क्या लिख सकते हैं, एनआर अपॉन पी। अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं तुम्हें ये क्यों लिखवा रहा हूं, ठीक है? अब तुम ध्यान से देखना, ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली v इक्वल टू एन आर अपॉन पी इंटू टी, दोनों तरफ आप टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो v का तो क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt हो जाएगा। यहां पे देखो n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है और p कांस्टेंट है, और t का डिफरेंशिएशन, खाली t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dt अपॉन dt। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। तो वॉल्यूम का तो क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt। एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट है, क्योंकि पी मतलब कांस्टेंट प्रेशर दे रखा है मैंने। तो टेम्परेचर का डिफरेंशियल dt अपॉन dt, तो ये तो कितना आया 1। तो dv अपॉन dt कितना आया, nr अपॉन p। अब तुम ध्यान से देखो, मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, dv अपॉन dt की जगह क्या आ जाएगा, v गामा, और nr अपॉन p की जगह क्या आ जाएगा, v अपॉन t। तो आपका v से v आया गया, तो आपका गामा कितना आया, 1 अपॉन t। तो याद रखना, एक आइडियल गैस के लिए आपका जो एक्सपांशन कोएफिशिएंट होता है वो होता है 1 अपॉन टी। और याद रखना है टी हमेशा केल्विन में लेना, कभी भी इस टी को सेल्सियस में मत लेना, हमेशा किस में लेना, केल्विन में लेना। लिख लो अपनी कॉपी में। नहीं हिमांग, ये कोई जरूरी नहीं है हिमांग। हिमांग ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा हम कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर भी सॉल्व करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अपन जब थर्मो पढ़ेंगे ना, तो मैं सब कुछ चेंज करूंगा, टेम्परेचर भी, प्रेशर भी, सब कुछ, है ना? यहाँ पे ये जो डेरिवेशन है, हाँ, ये डेरिवेशन हम लोगों ने कांस्टेंट प्रेशर पे करी है। बस ये क्या है, ये तो ऐसी बुक में दे रखा है इसलिए मैंने करा दी। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे करके देख ले क्या फर्क पड़ता है ना? लिख लो अपनी कॉपी में। तो तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है हैतल, ये फॉर्मूला याद रखना है देवेंश, तुम लोगों को। कामाक्षी ये फॉर्मूला याद रखना कि गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। गामा मतलब क्या होता है, कोई तुम्हें पूछे कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम एक्सपांशन कोएफिशिएंट ऑफ आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, तो लिख लो अपनी कॉपी में। डेरिवेशन भी है और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद रखना टेम्परेचर केल्विन में लेना, सेल्सियस में मत लेना। लिख लो इसको, लिख लो। और कोई डाउट है तो पूछो, कोई भी डाउट है तो पूछो। जैसे मैं तुम्हें इसका एक क्वेश्चन भी कराता हूं यहाँ पे, ताकि तुम्हें याद रहेगा। देखो एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। तो क्वेश्चन है ये, व्हाट विल बी गामा फॉर आइडियल गैस एट 100 डिग्री सेल्सियस, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्सपांशन एट कांस्टेंट प्रेशर, एक्सपांशन एट कांस्टेंट प्रेशर। और जो एक्सपांशन हो रहा है वो किस पे, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो व्हाट विल बी गामा फॉर आइडियल गैस एट 100 डिग्री सेल्सियस। एक्सपांशन कहां पे हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो याद रखना गामा कैसे निकालोगे, 1 अपॉन टेम्परेचर, लेकिन ये टेम्परेचर सेल्सियस में ही लेना है, किस में लेना है, केल्विन में। तो 100 प्लस 273.15, ये आपका आंसर है। किसी को इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं। कोई भी डाउट है तुम्हें तो तुम क्लियर कर सकते हो अब। हर्ष कोई डाउट है, आशीष, वंश, कोई डाउट है तो पूछो, जो लिखा हुआ है वो लिख लो। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो।
नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है? ठीक है। देखो अब मैं एक नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूं। ये तुम्हें डाउट है तो पूछ लो, वरना मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, रेजुलेशन। तो रेजुलेशन होता क्या है? तो ऊपर वाला देना, ये मत पढ़ना, नीचे वाला पढ़ो। तो रेजुलेशन इज द फेनोमेना ऑफ मेल्टिंग अंडर प्रेशर एंड रीफ्रीजिंग व्हेन द प्रेशर इज रिड्यूस्ड। तो इसका मतलब क्या है तुम समझना। तो तुम क्या करना, तुम घर पे भी इसको ट्राई कर सकते हो। मान लो कि तुम एक आइस का क्यूब ले लो, ठीक है? एक आइस का आप एक क्यूब ले लो, और तुम यहां पे एक धागा लो, एक धागा लो, और इस धागे को इस आइस के क्यूब के ऊपर कंप्रेस करो। तो होगा क्या पता है? अगर तुम इस धागे को इस आइस क्यूब के ऊपर रखोगे और कंप्रेस करोगे, तो यहां पे थोड़ा बहुत आइस मेल्ट कर जाएगा, और थोड़ी देर के बाद क्या होगा, तुम्हारा ये जो धागा है ना, ये से अंदर घुस जाएगा। लेकिन ऊपर देखो, ये धागा इस क्यूब के अंदर गया, मतलब यहां पे आइस मेल्ट हुआ होगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होता है, ये ऊपर आइस का वापस क्या होता है, रीफ्रीजिंग। वो पानी जो होता है ना, वापस फ्रीज होकर आइस बन जाता है, और आपका धागा ऐसे अंदर घुस जाता है। तो वापस पढ़ो। तो रेजिलेशन इज द फेनोमेना ऑफ मेल्टिंग अंडर प्रेशर। तो यहां पे आपका जो आइस था वो मेल्ट क्यों हुआ? क्योंकि आपने धागा रख के आपने धागे को कंप्रेस किया, तो आपने प्रेशर लगाया, एंड रीफ्रीजिंग व्हेन द प्रेशर इज रिड्यूस्ड। तो एक बार धागा अंदर चला गया, तो आपने प्रेशर हटा दिया, तो आपका ऊपर आइस जो वाटर बना था, वापस फ्रीज होके क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेजिलेशन। तो लिख लो अपनी कॉपी में कि रेजिलेशन होता क्या है, फेनोमेना ऑफ मेल्टिंग अंडर प्रेशर। तो मेल्ट करने के दो तरीके आपको भी पता है। अगर आपको किसी भी चीज को मेल्ट करना है, तो अपन टेम्परेचर बढ़ाते तो मेल्ट हो जाता है। जैसे अगर आप आइस को किसी गैस पर रखो, आप तापमान बढ़ाओ, मेल्ट हो जाता है। मेल्ट करने का एक और तरीका है, वो तरीका क्या है, विद द हेल्प ऑफ प्रेशर। तो अगर तुम किसी चीज पे प्रेशर लगाओगे, तो भी आप उसको क्या कर सकते हो, मेल्ट कर सकते हो। हिमांग को रीफ्रीज इसलिए हुआ क्योंकि नीचे आइस था, नीचे आइस था, ऊपर वो पानी बना, तो ये आइस क्या करेगा, ऊपर वाले पानी को वापस रीफ्रीज कर देगा। लिख लो। तो कोई तुम्हें पूछे कि अगर मुझे किसी चीज को मेल्ट करना है, तो बताओ कोई दो तरीके बताओ। तो एक तरीका तो क्या है, एक तरीका है कि आप टेम्परेचर बढ़ा दो। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भी वो चीज मेल्ट हो जाएगी। और दूसरा तरीका क्या है, आप उस पर प्रेशर लगाओ। तुम लोग कभी भी है ना, कोई आइस क्यूब लेना और उसके ऊपर अपने हाथ से रबिंग करना। क्या करना, अपने हाथ से रबिंग करना। तो थोड़ी बहुत आइस क्या होगी, मेल्ट हो जाएगी। उसके दो रीजन है। जब आप रब करते हो तो थोड़ी बहुत हीट प्रोड्यूस होती है, तो उससे आपकी मेल्ट होती है। और दूसरा, आप प्रेशर लगाते हो ना, उससे भी आपकी आइस मेल्ट हो जाती है। तो लिख लो अपनी कॉपी में। और कोई डाउट है तो तुम पूछो अब तक। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। तो रेजुलेशन होता क्या है? तो ये हाँ पूछो। तो ये हुआ कैसे, मतलब प्रेशर हुआ तो उससे मतलब वाटर के उसके अंदर क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स में ऐसा क्या हो गया एक जो कि वो पहले देखो, टूट जिसको गया फिर डाउट है, वापस जुड़ हाँ गए? जिसको डाउट है वो सीखो। देखो होता क्या है कि जो आपकी गैसेस होती है ना, तो गैसेस में क्या होता है, आपके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, ठीक है? लेकिन जो आपका लिक्विड होता है ना, उसमें आपके पार्टिकल पास पास होते हैं। पर आपका जो सॉलिड होता है ना, उसमें आपके पार्टिकल और ज्यादा पास पास होते हैं, है ना? तो होता क्या है, अगर तुम किसी भी चीज पे प्रेशर लगाते हो, अगर आप किसी भी चीज पे प्रेशर लगाते हो, तो आप मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकते हो, पास पास लेके आ सकते हो। आप मॉलिक्यूल्स को क्या करते हो, पास पास लेके आ सकते हो, है ना? तो जब आपके मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, तो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लिक्विड में। और वाटर के साथ एक बहुत बड़ी चीज पता है क्या है? वाटर के साथ एक बहुत बड़ी चीज है कि जब वो आइस होता है ना, तो आपके पार्टिकल दूर दूर होते हैं। लेकिन जब वो लिक्विड होता है ना, तो आपके पार्टिकल पास पास होते हैं। तो अगर तुम आइस पे प्रेशर लगाओगे, तो आपके मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। इसलिए आपका प्रेशर लगाने पे वो मेल्ट हो गया। ओके सर, ये क्लियर है। आइस ये आइस के साथ ही है। हिमांग ध्यान से सुनना, हर्ष। आइस की जो डेंसिटी होती है ना, वो पानी से कम होती है। आइस की जो डेंसिटी होती है, वो पानी से कम होती है। तो आइस में क्या होते हैं, आपके मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, H2O। तो जब आप प्रेशर लगाते हो तो क्या होता है, प्रेशर लगाने से आपके पार्टिकल पास पास आ जाते हैं, और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है? तो और कोई ओके। डाउट है तो आप पूछ सकते हो इसमें।
कोई डाउट सर नहीं ये है? प्रॉपर्टी जो है ये सिर्फ वाटर ही दिखाता है या और हाँ भी हाँ, कोई दिखाते हैं? प्रॉपर्टी है ना, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मेल्टिंग अंडर ऑफ वाटर ओनली है ये प्रॉपर्टी। मतलब रेजुलेशन की बात अगर मैं करता हूँ तो वाटर के साथ ही करता हूँ। अच्छा, और कोई लिक्विड ऐसा नहीं कर सकता, राइट? हो सकता है, मेरे को सर्च करना पड़ेगा, तू भी सर्च करना। पर आज तक मतलब मैंने जब भी ठीक है। रेगुलेशन पढ़ा है या फिर कभी भी मैंने इसका एक्सपेरिमेंट भी देखा है, तो मैंने तो वाटर के साथ ही देखा है। लेकिन हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, मैं चेक करूंगा, मैं वापस रिवर्ट बैक करूंगा तुम्हें चेक करके। ओके सर। ओके, तो अच्छा, अब किसी को कोई डाउट नहीं है तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहा हूँ। हर्ष कोई डाउट है? कामाक्षी, आशीष कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर ऐसा हो सकता है क्या कि वाटर जो है वो लिक्विड सॉलिड, तो चलो लिक्विड सॉलिड तो दोनों इसी केस में हो गया, ऐसा हो सकता है कि लिक्विड सॉलिड और गैस तीनों एक ही बार में हो जाए? हाँ हो सकता है, वो जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, हो सकता है। तो मतलब एक कोई स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन होता है टेम्परेचर का और प्रेशर का, पर उस पॉइंट पे आपका तीनों स्टेट में मिल जाता है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तीनों स्टेट में मिल जाता है वहां पे, हो सकता है ओके तो। सर। अच्छा, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। तो हीट को ट्रांसफर करने के कितने तरीके हैं? मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। देखो, पहला तीन तरीके होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्शन की। तो कंडक्शन में होता क्या है देखो, तो मैं तुम्हें एक एक करके समझाता हूं। देखो कंडक्शन में क्या होता है, तो कंडक्शन में बेसिकली होता क्या है, मान लो कि यहां पे आपका आग लग रही है और यहां पे आपकी कोई रोड है, ठीक है? तो होता क्या है, ये जो आग है वो यहाँ के मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट कराएगा, एटम्स को वाइब्रेट करेगा। तो ये एटम इसको वाइब्रेट कराएगा, ये इसको वाइब्रेट कराएगा, ये इसको वाइब्रेट कराएगा। तो इस तरीके से आपका वाइब्रेशन ट्रांसफर होगा और ये वाला चीज क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो कंडक्शन में क्या होता है कि आपका जो हीट है, हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर व्हेन एटम्स वाइब्रेट, व्हेन एटम्स वाइब्रेट। तो यहां वाले एटम वाइब्रेट कर रहे हैं और आपकी हीट का ट्रांसफर हो रही है, इस तरफ ट्रांसफर हो रही है। नो मूवमेंट ऑफ एटम्स। यहां पे सबसे बड़ी चीज जो है वो क्या है, नो मूवमेंट ऑफ एटम्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो यहां पे होता क्या है देखो, यहां पे आप गर्म कर रहे हो तो यहां के एटम वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ये वाला एटम वाइब्रेट करेगा तो पास वाले को वाइब्रेट कराएगा, फिर ये पास वाले को वाइब्रेट कराएगा, फिर ये पास वाले को वाइब्रेट कराएगा, फिर ये पास वाले को वाइब्रेट कराएगा, ये पास वाले को वाइब्रेट करेगा। तो ऐसे वाइब्रेशन के थ्रू आपका हीट का ट्रांसफर हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये वाला एटम यहां से उठ के यहां चला गया, ये एटम अपनी जगह वाइब्रेट करता रहेगा। तो कंडक्शन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हीट ट्रांसफर व्हेन एटम्स वाइब्रेट। तो जब आपके एटम वाइब्रेट करते हैं तब आपकी हीट ट्रांसफर होती है। नो मूवमेंट ऑफ एटम्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो यहां वाला एटम मूव करके यहां नहीं आता है, अपनी जगह वाइब्रेट करता रहता है। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। और आप लोग एक बार लिख लो, ये दोनों दोनों पॉइंट लिख लो कि हीट ट्रांसफर व्हेन एटम्स वाइब्रेट, नो मूवमेंट ऑफ एटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो आपके एटम एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, बस अपनी जगह वाइब्रेट करते रहते करते रहते। ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। वंश कोई डाउट है कि कंडक्शन तुम्हें समझ में आया? जैसे तुम कभी मान लो कि गैस के ऊपर तुम्हारी तपेली रखना और तपेली में पानी गर्म करना और तुम तपेली पे हाथ लगाना, तो होता क्या है कि आपकी आपके नीचे जहां पे आपका गैस जल रही है वहां से लेके आपके हाथ तक जो गर्मी है वो कैसे पहुंचेगी, कंडक्शन से। ठीक है, और अब तुम मुझे एक बात बताओ, सब एक बार सोचना, अगर मान लो दो एटम पास पास है, तो अगर ये वाइब्रेट करेगा तो ये इसको धक्का मार के इसको भी वाइब्रेट करा देगा। लेकिन मान लो कि अगर दो एटम दूर दूर है और ये वाइब्रेट कर रहा है, तो क्या आप मुझे बात बताओ, क्या ये वाइब्रेट करेगा? यहां पे तो पास पास है, तो ये जब वाइब्रेट करेगा तो पास वाले को धक्का मार के वाइब्रेट करा देगा। लेकिन अगर दूर दूर है तो क्या ये इसको वाइब्रेट करा सकता है? और मान लो कि एक केस में ये बहुत दूर है, तो क्या करा सकता है? नहीं। तो याद रखना, कोई तुम्हें पूछे कि कंडक्शन सबसे ज्यादा किस में होता है, तो याद रखना कंडक्शन सबसे ज्यादा किस में होता है, सॉलिड्स में। तो कंडक्शन इज
मोर इन सॉलिड्स, क्योंकि सॉलिड्स में आपके पार्टिकल पास पास होते हैं, उससे कम किस में होता है, लिक्विड्स में, और सबसे कम कंडक्शन किस में होता है, गैसेस स्टेट में होता है। तो लिख लो अपनी कॉपी में, तो कंडक्शन इज मोर इन सॉलिड्स, लेस इन लिक्विड, और सबसे कम किस में होता है, गैसेस स्टेट में होता है। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। और कोई डाउट है इसमें तो पूछो। तो कोई तुम्हें एग्जाम में पूछे कि बताओ कंडक्शन सबसे ज्यादा किस में होता है, सॉलिड में, लिक्विड में कि गैसेस में, तो सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड में होता है, और फिर गैसेस में होता है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। हर्ष कोई डाउट है? कामाक्षी, हेतल, इस कंसेप्ट में कोई डाउट है तो पूछो कि कंडक्शन सबसे ज्यादा सॉलिड्स में होता है, उससे कम लिक्विड में, सबसे कम गैसेस में। क्यों? क्योंकि गैसेस में आपके पार्टिकल दूर दूर होते हैं, लिक्विड में पास पास होते हैं, और भी हो सकता है, सॉलिड्स में तो एकदम चिपके हुए होते हैं, तो ये वाइब्रेट करेगा। No तो doubt, sir. ठीक है, ये आपका कंडक्शन है। किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सर एक क्वेश्चन है तो जैसे जो बॉन फायर्स या कैंप फायर्स होती हैं तो उसमें जब लोग आसपास बैठते हैं तो फिर उसमें टाइम लग तो मतलब उसमें ज्यादा टाइम लगेगा अगर वो आसपास बैठे हैं फायर के, रुक रुक, मुझे पूरा क्योंकि टॉपिक गैसेस का तेरा कंडक्शन। तेरा आंसर अपना मिल जाएगा, एक बार पूरा टॉपिक करा देते मुझे। ओके सर, ओके सर। अच्छा, नेक्स्ट लिखो तुम, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन में क्या होता है, ध्यान से देखना। देखो, अगर तुम मान लो कि कोई पानी गर्म कर रहे हो, और मान लो कि इसमें पानी भरा होता है, तो होता क्या है, देखो तुम खुद सोचो, आपने नीचे आग लगा रखी है, नीचे फायर है, तो तुम होगा क्या, तुम ध्यान से समझना। तो नीचे वाले जो एटम है वो जल्दी गर्म हो जाएंगे, मतलब नीचे वाला जो पानी वो जल्दी गर्म हो जाएगा, ऊपर वाला पानी आपका कोल्ड है, और नीचे वाला पानी आपका क्या है, हॉट है। तो होता क्या है, जो गर्म पानी होता है ना वो हल्का होता है, ये लाइट होता है, और ठंडा पानी होता है ना वो हैवी होता है। तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि आपका जो कोल्ड वाला है वो तो कहां जाएगा, नीचे, जो हॉट वाला है वो ऊपर चला जाएगा ग्रेविटी के कारण, क्योंकि जो भारी चीज है वो नीचे आ जाएगी, जो ठंडी चीज है वो, जो भारी चीज नीचे, जो हल्की ऊपर चली जाएगी। तो होता क्या है कि आपका जो गर्म पानी है वो तो ऊपर चला जाएगा, और आपका जो ठंडा पानी है वो नीचे आ जाएगा। तो हॉट ऊपर चला गया और कोल्ड नीचे आ गया, और फिर क्या होगा, फिर ये नीचे वाला भी गर्म होगा, और आपका ये सर्कुलेशन कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो तुम ध्यान से देखना, यहां पे आपका हीट ट्रांसफर कैसे हुआ, तो हीट ट्रांसफर, लेकिन यहां पे ध्यान से देखो, नीचे वाले एटम मूव करके ऊपर गए। व्हेन एटम्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, व्हेन एटम्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कंडक्शन में तो क्या था, एटम अपनी जगह वाइब्रेट कर रहे थे, लेकिन कन्वेक्शन में क्या होता है, आपका हीट ट्रांसफर क्या होता है, कैसे होता है, आपके नीचे वाले एटम जल्दी गर्म हो गए क्योंकि वो आग के पास थे, ऊपर वाले एटम आग से दूर से ठंडे थे। ठंडी चीज भारी होती है, गर्म चीज हल्की होती है, तो भारी चीज नीचे आ जाएगी, हल्की चीज ऊपर चली जाएगी। तो यहां पे आपके नीचे वाले एटम सही में ऊपर गए। तो कन्वेक्शन में क्या होता है, हीट ट्रांसफर व्हेन एटम्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो कंडक्शन में तो क्या होता है, आपके एटम अपनी जगह वाइब्रेट करते हैं और हीट ट्रांसफर होता है। कन्वेक्शन में तो क्या होता है, आपके एटम्स का मूवमेंट होता है और आपका हीट ट्रांसफर होता है। तो लिख लो अपनी कॉपी में, ये होता है आपका कन्वेक्शन। लिख लो, लिख लो। और कोई डाउट है कन्वेक्शन में तो आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है कन्वेक्शन में तो पूछ सकते हो। तो कन्वेक्शन में क्या होता है, आपके एटम्स का मूवमेंट होता है, तभी आपका हीट ट्रांसफर होता है। कंडक्शन में तो क्या होता है, आपका एटम वाइब्रेट होता है और हीट ट्रांसफर होता है। कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो तुम खुद सोचो, कंडक्शन में भी एटम का होना जरूरी था, क्योंकि एटम वाइब्रेट करेगा तभी हीट ट्रांसफर होगी। और कन्वेक्शन में भी एटम का होना जरूरी था, क्योंकि एटम जब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तभी हीट ट्रांसफर होगी। तो चाहे कंडक्शन हो चाहे कन्वेक्शन हो, दोनों को एटम की जरूरत है, तो दोनों रिक्वायर मीडियम। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे कंडक्शन से हीट ट्रांसफर करानी है
तो भी मुझे मीडियम की जरूरत होगी। वैक्यूम में तो नहीं हो सकता, क्योंकि वैक्यूम में तो एटम ही नहीं है। और कन्वेक्शन में भी मुझे एटम की रिक्वायरमेंट है, तो कन्वेक्शन के लिए भी मुझे मीडियम की जरूरत है। वैक्यूम में तो नहीं हो सकता। तो कोई तुम्हें पूछे कि क्या क्या वैक्यूम में कंडक्शन कन्वेक्शन हो सकता है? नो, नो इन वैक्यूम, नो, क्योंकि वैक्यूम में आपके कोई एटम्स ही नहीं होते हैं। तो अगर एटम वाइब्रेट ही नहीं करे, एटम ही नहीं होंगे तो वाइब्रेट कौन करेगा? तो कंडक्शन नहीं हो सकता। पर एटम ही नहीं होंगे तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा कौन? तो भी कन्वेक्शन नहीं हो सकता। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए आपका मीडियम होना जरूरी है, वैक्यूम में नहीं हो सकते। लिख लो अपनी कॉपी में। सो बोथ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन रिक्वायर मीडियम। बोथ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन रिक्वायर मीडियम। दोनों को मीडियम की जरूरत होती है, ठीक है। लेकिन तीसरा होता है आपका, तीसरा होता है रेडिएशन। तीसरा होता है आपका रेडिएशन। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। कैसे? जैसे आपका सन है और ये अपना अर्थ है, तो सन से लेके अर्थ तक आप खुद सोचो, रास्ते में क्या है? वैक्यूम है। तो भी सन से एनर्जी अर्थ तक आती है। तो यहां पे आपको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। और रेडिएशन कब निकलती है? तो अ बॉडी, लिखो अपनी कॉपी में, अ बॉडी एट टेम्परेचर, अ बॉडी एट टेम्परेचर टी ग्रेटर देन 0 केल्विन। तो अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर, सेल्सियस नहीं केल्विन लिखा हुआ है, 0 केल्विन से ज्यादा है, अ बॉडी एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन emits radiation, emits radiation called as thermal radiations, called as thermal radiations। तो याद रखना, अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है तो उससे क्या निकलती है? थर्मल रेडिएशन निकलती है। तो अगर मान लो कि तुम किसी कमरे में हो और मान लो वैक्यूम है और इस कमरे में आग जल रही है, तो कंडक्शन कन्वेक्शन तो नहीं हो सकता, लेकिन आग से रेडिएशन निकल के तुम्हारे तक आएगी और तुम्हें गर्मी लगेगी। तो अ बॉडी एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन एमिट्स रेडिएशन कॉल्ड एज थर्मल रेडिएशन। और यहां पे एनर्जी का ट्रांसफर किससे होता है? रेडिएशन से होता है। लिख लो अपनी कॉपी में। हिमांग नहीं, हिमांग एयर भी मीडियम होता है। वैक्यूम का मतलब होता है कोई एटम ना होना। एयर में तेरा कंडक्शन भी हो सकता है, कन्वेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि एयर के अंदर एटम्स होते हैं। कोई डाउट है रेडिएशन में तो तुम पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नो सर। ठीक है। तो जैसे मान लो कि अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं, तो रेडिएशन नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। तो रेडिएशन में आपकी एनर्जी किस तरीके से ट्रांसमिट होती है? इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। लिख लो अपनी कॉपी में, एनर्जी इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ये तुम अगले साल पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। तो दुनिया में हर बॉडी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है। तो रेडिएशन में क्या होता है? आपका एनर्जी ट्रांसफर किस फॉर्म में होता है? वेव्स के फॉर्म में होता है। तो इसमें कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, ठीक है। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। जैसे मान लो मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं कि ये एक टेबल है, ठीक है, और इस टेबल पे एक तपेली पड़ी हुई है और इस तपेली में आपका गर्म पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, गर्म पानी पड़ा हुआ है। तो धीरे धीरे ये पानी ठंडा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो आप मुझे बताओ कि ये पानी ठंडा किन किन रीजन से हुआ? क्या यहाँ पे कंडक्शन हुआ? क्या यहाँ पे कन्वेक्शन हुआ? क्या यहाँ से रेडिएशन निकली? मतलब आपको बताया कि इन तीनों में से कौन सी चीज यहाँ पे हुई जिससे ये पानी ठंडा हो गया। तो मैंने क्या किया, एक टेबल लिया और टेबल पे एक मेटल, एक कंडक्ट मतलब मेटल के अंदर मैंने हॉट गर्म पानी रखा, हॉट वाटर। तो मैं थोड़ी देर के बाद जाके देखा तो पानी ठंडा हो गया। तो क्या यहाँ पे कंडक्शन हुआ? क्या यहाँ पे कन्वेक्शन हुआ? क्या यहाँ पे रेडिएशन निकली? क्या सोचो। तो तुम एक काम करना, घर पे कभी भी किसी तपेली में बहुत गर्म पानी टेबल पे रखना और तुम टेबल को हाथ लगाना, तो तुम्हारा टेबल थोड़ा गर्म हो जाएगा। तब खुद सोचो, पानी से लेके टेबल तक हीट कैसे पहुंची? कंडक्शन से। क्योंकि पानी में एटम वाइब्रेट हुए, उसने तपेली के एटम को वाइब्रेट कराया,
the perineal table के एटम को ऑर्बिट, तो कंडक्शन हुआ। और कन्वेक्शन भी होगा, क्योंकि होगा क्या, ऊपर वाला जो पानी है वो तो जल्दी जल्दी ठंडा होगा और ठंडा पानी नीचे चला जाएगा और नीचे का गर्म पानी ऊपर आ जाएगा, तो कन्वेक्शन भी हुआ। और तीसरा रेडिएशन। तुम इस तपेली के पास में अपनी हथेली रखना, तुम्हें हथेली पे थोड़ा गरम गरम लगेगा, मतलब यहां से क्या निकल रहा है, रेडिएशन भी निकल रहा है। तो कंडक्शन भी हो रहा है, कन्वेक्शन भी हो रहा है और रेडिएशन भी हो रहा है। तो याद रखना, इस तरीके के क्वेश्चन हम ऐसे आंसर करते हैं। हर्ष, तीनों हो रहे हैं, हिमांग यहाँ पे तीनों हो रहा है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, स्टीफन लॉ, वियन लॉ, और नेक्स्ट क्लास में हम थर्मोडायनेमिक्स चालू कर देंगे। थर्मो मतलब आइडियल गैस इक्वेशन, बॉयल्स लॉ, सारे लॉ, है ना। तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करीबन 5 से 6 लॉ मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। नहीं सर। ठीक है, चलो ओके यार। तो नेक्स्ट क्लास में बेसिकली आज मैं स्लाइड में लाया था, लेकिन इतना टाइम है नहीं, वरना मैं तुम्हें करा ही देता ये सारे लो। तो नेक्स्ट क्लास में हम करीबन 6 से 7 लो करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास थोड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आज की क्लास अपनी थियोरेटिकल थी, मैक्सिमम अपनी क्लास थियोरेटिकल थी, तो लेकिन कंसेप्ट इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो वो तुम्हें याद रखना है। अरे हर्ष, कहाँ हॉलीडेज यार, क्या करेगा हॉलीडे लेके। परसों तो वैसे भी 30 तारीख है यार, 31 थोड़ी है परसों। Okay, sir. ठीक है, ओके यार, ओके ओके।